चलो चलो तीसरा। हाँ तीसरा तो तीसरा हो गया। तीसरा का मतलब एनालाइज कैसे करना अरे है? भाई तुम्हारा तीसरा होना मतलब तीसरा होना थोड़ी है। चलो तीसरा बताया तो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही गलत हो गया फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं थी। एक जिन में वो एलिमिनेट करके 2 और 3 लगा दिया था। ये 2 और 3 तो मैंने पढ़े हुए नहीं थे। ये तो इसमें टर्म्स जो पढ़ने हैं वो एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। उसके बाद इसमें लिखना है हाई, देखना है ये हाई और बाय। हाई तो में सेल हो गवर्नमेंट गई। सिक्योरिटी में भी ना बाई एंड सेल है दोनों। इसका इसे समझिए। इससे सीखा क्या तुमने? मैंने ये सीखा कि पहला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद दूसरा अगर गलत हो गया तो वो एलिमिनेट करना सीखा था। जैसा कि हम सबको पता है कि यूपीएससी सीएसई 2024 प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आने वाली है और मई में एग्ज़ाम है। तो दो आई थिंक सबसे बेसिक चीज़ें जो होती हैं जो कोई भी बताता है वो सबसे पहला है आपका स्टैटिक पोर्शन कवर करो एंड सेकेंड वन इज़ योर पीवाईक्यूज़ की पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करना है। बट जब भी हम जाते हैं यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं तो मोस्टली वीडियोस जो होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है और जहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्कोप मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं होता। ऑब्वियस बात है, आई एम आल्सो ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट बट मैंने मोस्टली जो भी ये चीज़ करी है या सीखी है वो इंग्लिश वाली वीडियो से ही सीखी हैं। बट कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि कई बच्चे होते हैं जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बजाय कि इंग्लिश के। और जैसे कि आपने इस वीडियो की शुरुआत में भी वीडियो देखी होगी कि फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स वो बिल्कुल हिंदी वाले हैं और इंग्लिश पढ़ते हुए भी उनको थोड़ा सा मतलब तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम शुरुआत करेंगे पीवाईक्यूज़ एनालिसिस की। पर डे आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे आपको अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। और आई थिंक एनालिसिस जो पार्ट है आपका वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर पीवाईक्यूज़ एनालिसिस करने से पहले कुछ स्टेप्स आपको याद करने ज़रूरी हैं। ध्यान देने वाली बात है ये कि सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आप पीवाईक्यूज़ को वन गो में कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज़ कि हर जब आप पीवाईक्यूज़ को फर्स्ट टाइम करते हो तो स्टेप्स अलग होते हैं, जब आप पीवाईक्यू को सेकेंड टाइम करते हो तो अलग होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि फर्स्ट टाइम करते हुए जब आपका पहले तो आपका टारगेट ही होता है कि यार 2 घंटे आप उस पर बैठो और फिर आप देखो कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, कि आपको कितने क्वेश्चन पूरे आते हैं या फिर कितने क्वेश्चन हैं जिसमें आप 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो। समटाइम 3 ऑप्शंस आपको मतलब एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, 3 ऑप्शंस रह जाते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं होता है। तो पहले तो आप उस कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेते हो, उसके बाद आप कोशिश करते हो सोल्व करने की। तो आई थिंक पहला जो अटैम्प्ट है आपका पीवाईक्यूज़ का वो इसी चीज़ में चला जाता है। जब हम एनालिसिस पार्ट की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अलग होता है। एनालिसिस पार्ट करते हुए एनालिसिस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको सिर्फ ये फाइंड आउट नहीं करना कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरी तरीके से आते हैं, कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 50-50 आते हैं, या कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 1/3 जिसके बारे में हम बोल सकते हैं, या कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। फर्स्ट ये है। सेकेंड थिंग इज एनालाइज करते हुए आप ये चीज़ें भी देखते हो कि यूपीएससी ने किस तरीके के ऑप्शंस पुट ऑन किए हैं। क्योंकि जैसे 2023 में आपने देखा होगा कि जो मतलब सबसे बड़ा जो चेंज हुआ कि 2022 में जो ओनली 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शन इज़ करेक्ट, इस टाइप के सिर्फ 5-10 क्वेश्चन ही थे मोस्टली। तो 2023 में उनकी भी संख्या बढ़ी और साथ ही साथ उन्होंने जो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट और आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस भी दिए जो कि पहले वो पूछते थे। अभी हाल फिलहाल के ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। तो आपको ये भी एनालाइज करना है कि यूपीएससी किस किस तरीके के ऑप्शंस पुट ऑन करता है। ठीक है, दूसरा एनालिसिस हो गया आपका ये, यानी पहला एनालिसिस आपका हुआ इस चीज़ का कि आपके कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने नहीं आते हैं, या कितने 50-50 आते हैं। दूसरा एनालिसिस हुआ कि यूपीएससी ऑप्शंस किस टाइप के पुट करता है। एनालिसिस करते हुए तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सॉल्व करते हुए जो ऑप्शंस आते हैं और उन ऑप्शंस को करते हुए आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आपको ये पता होता है कि यार ऑल ऑफ द अबव तो इसका आंसर कैसे भी नहीं हो सकता, तो आपका एक ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पर्टिकुलर टॉपिक
मैं बोलूँ या फिर ये बोलूँ कि जब आप कई सालों का एनालिसिस कर लोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आपका तीसरा फोर्थ आपका ये होता है कि आप एनालिसिस करते हुए ये देखते हो कि यूपीएससी की थीम किन टॉपिक्स के अराउंड घूमती है। जैसे पहले अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो यूपीएससी जैनिज्म बुद्धिज्म को लेकर बहुत क्वेश्चंस पूछता था, ऑलमोस्ट हर साल आते थे। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है मतलब, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं, मतलब पर आ जाते हैं, एक साल छोड़ के एक साल ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपको एनालिसिस करते हुए ये देखना है कि जैसे अगर आप पहले के सालों के पेपर देखोगे तो यूपीएससी आपसे सीधा कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाता है, उसी टॉपिक के अंदर से स्टेटमेंट देता है और आपसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन 2023 के उसमें यूपीएससी ने चेंज क्या किया है, 2023 बोले 2022-21, यहाँ से यूपीएससी ने चेंज ये करना शुरू किया है कि अब उन्होंने अगर टॉपिक उठाया तो उस टॉपिक को उन्होंने दूसरे टॉपिक से कंपेयर करके पूछा है। सपोज करो कि आपसे कैबिनेट मिशन का क्वेश्चन पूछा है लेकिन उसमें क्रिप्स मिशन भी डाल दिया। दैट मीन्स यूपीएससी आपसे कह रहा है कि अब आपको सिर्फ टॉपिक्स नहीं पढ़ने, बल्कि आपको टॉपिक्स को देखना है और आपको ये भी देखना है कि कौन सा कहाँ किस चीज़ में अलग करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो जो आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 था तो वो किसके लिए रिजर्वेशन लेके आया, फिर 1935 किसके लिए रिजर्वेशन लेके आया था, या 1999 में जो उन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया था तो 1935 में उसका क्या हुआ था। तो इस तरीके की समटाइम्स की नेहरू रिपोर्ट में क्या था, तो फिर या जिन्ना रिपोर्ट में क्या था, या फिर गांधी वाली जो मतलब उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी थी उनमें क्या था। तो मतलब आपको टॉपिक्स को कंपेयर करते चलना है, जैसे प्रेसिडेंट हुआ, गवर्नर हुआ, इन सब चीज़ों को। तो आप देखोगे तो यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछने का तरीका भी चेंज हो गया है। तो ये एनालिसिस आपको करना है। उसके बाद आपको और क्या करना है, आपको फिर ये देखना है, आपने थीम्स पकड़ ली हैं, कौन सी थीम्स हैं, आपने ये पकड़ लिया है कि उन थीम्स में यूपीएससी किस तरीके के बेसिकली क्वेश्चंस पूछता है। अब आपको कंपेयर करना है। फिर कुछ ऐसे एनालिसिस करते हुए कुछ ऐसा भी आपको वो चीज़ें भी ध्यान देनी है कि जो यूपीएससी के 4 ऑप्शंस होते हैं, बेसिकली मोस्टली 4 ऑप्शंस होते हैं, बाकी 5-6 कई बार ऐसे भी होते हैं, बट जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उनके भी आपको ये देखना है कि यहाँ वहाँ से आपकी नेक्स्ट ईयर में आने वाले टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो बेसिकली एनवायरनमेंट वाले जो सेक्शन होते हैं आपके, क्योंकि मुझे जो अभी हाल फिलहाल में याद आ रहा है वो ये है कि गोल्डन महशीर उन्होंने पहले कभी पूछा था, तो उसका फिर उन्होंने नेक्स्ट ईयर एक क्वेश्चन अलग से बना दिया था कि इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है। तो अगर वो पहले किसी ने PYQs किए होते तो उस क्वेश्चन का पता होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूपीएससी अल्टीमेटली हर साल रिपीट करता है, भले ही तरीका अलग हो सकता है उनका पूछने का। अब जैसे कि इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वाला। भले ही वो आपसे लिमिटेड गवर्नमेंट करके पूछे, भले ही वो आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट करके पूछे, लेकिन उस क्वेश्चन का घूम फिर के आंसर एक ही होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो समटाइम्स ये चीज़ें भी फिर आपकी बहुत हेल्पफुल होती हैं। एक और यूपीएससी सीएससी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको सिर्फ यूपीएससी के ही PYQs नहीं करने हैं, मतलब सीएससी के ही नहीं करने हैं, इनके जो एनडीए वाले और सीडीएस वाले होते हैं वहाँ के भी एनालिसिस करने होते हैं, क्योंकि समटाइम्स वहाँ के ऑप्शंस आपके क्वेश्चंस में मैच होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, बट उनके 7 सालों के नहीं करने होते। अब बेसिकली सवाल उठता है कि यूपीएससी के लिए आपको कितने सालों का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना चाहिए। आई थिंक ये डिपेंड करता है, पर मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप एनालाइज कर पाते हो उतने ज़्यादा अच्छा होता है। समटाइम्स आपके क्वेश्चंस भी रिपीट होते नहीं होते, तो समटाइम्स ऑप्शंस में दी हुई स्टेटमेंट रिपीट होती है, या समटाइम उन स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर मान लो किसी ने 2000 और इससे पहले के या बाद के क्वेश्चंस किए होते समथिंग अराउंड मतलब 2004-5 और इन सब के आसपास, तो उनको 2023 का करते हुए ये चीज़ नोट करते वो लोग कि पहले स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने फर्स्ट टाइम पूछे थे, पहले पूछ चुका था, तो उनके लिए आई थिंक वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होता। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि एनालिसिस करते हुए सिर्फ आपको जीएस का एनालिसिस ही नहीं करना, आपको CSET का भी एनालिसिस करना है।
कि सीसेट में किस तरीके की थीम्स पूछी जाती हैं, कॉम्प्रिहेंशन का क्या स्टेटस चल रहा है। जैसे मान लो 2023 के पेपर में हम देखेंगे जो मैथ्स वाला पोर्शन था वो तो भाई भयानक था आई थिंक। तो लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो फिर भी मतलब ठीक थे। तो समटाइम्स ये होता है कि अब पहले जैसे आप मैथ्स पे रीजनिंग पे खेल सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे आपको थोड़ा सा, अगर मान लो कोई ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्प्रिहेंशन को लेके ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, मैथ्स को लेके कंफर्टेबल फील करते थे या रीजनिंग को लेके कंफर्टेबल फील करते थे, तो आपकी जो 2023 में उन्होंने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। रीजनिंग के कुछ मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन ही नहीं थे अगर ढंग से देखा जाए तो। 2-4 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से, और जो था वो मैथमेटिक्स था, और एक क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन थे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ रहे थे। तो इसलिए अब जो हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की अप्रोच भी अलग होती है। ये मैंने यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ नोट की है कि समटाइम्स कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करते वो लोग पहले क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन, फिर जाके पैसेज पढ़ेंगे। इतना टाइम नहीं है, और अगर किसी को लगता है इतना टाइम है तो प्लीज़ 2023 का पेपर एक बार जाके देख ले कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी मतलब बस मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आज से आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनालाइजिंग द PYQs, और अब से मतलब ये है कि हर रोज़ आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पीड पकड़े। मतलब एक साथ ऐसा नहीं बोलूँगी मैं 2-2 घंटे बैठना, अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार, क्योंकि आपको अपना सिलेबस भी कवर करना होता है। बट धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसको मतलब पूरे 100 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट करने की। बट ऑन अ डेली बेसिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ कि हम 50 क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे, उसके कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब कुछ मैं आपको बताते चलूँगी, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो सीरीज़ में मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम ट्राइंग टू सोल्व कि मतलब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं वो भी कैसे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख के समझ के सोल्व कर पाते हैं। एटलीस्ट मतलब बस ये रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कि अपने आप को यार लैंग्वेज में मत बांधो। बात ये नहीं है कि मतलब हिंदी मीडियम में, क्योंकि यार कई बार यूपीएससी ने वो ऐसे ट्रांसलेट करके देता है जिसको आप नहीं समझ सकते जब तक आप इंग्लिश में नहीं जाओगे। क्योंकि अगर हिंदी में एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। इंग्लिश में जिसका जो मतलब होता है उसका वही मतलब होता है। और 2023 में तो यूपीएससी ने स्पेशली कमाल कर दिया है कि उन्होंने ट्रांसलेट करते हुए हिंदी वर्ड नहीं उर्दू वर्ड को इस्तेमाल किया है। अभी मुझे वो क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, बट हाँ मैं उस क्वेश्चन को डालूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई यूपीएससी का लेवल क्या है ट्रांसलेट करने का, ठीक है। तो हम देखते चलेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कोई कॉमन चीज़ है अगर जो हिंदी में निकाल सकते हैं उसको हिंदी में निकालेंगे, नहीं निकल सकती तो इंग्लिश में बताएंगे। बस थोड़ा सा ये बेस्ट टाइम है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कि वो अपनी प्रिपरेशन में, जिसको स्पेशली 2024 का दिन है, अभी से PYQs को शामिल करो और प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज ये बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इस वीडियो तो बस मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि हम एक नई सीरीज़ को अब शुरू करेंगे, और मतलब जो भी सीरियस बच्चे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।